आज से वायदा कारोबार की एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत और दुनिया भर के बाजारों से है बेहद मजबूत संकेत, लेकिन भारतीय बाजार बेहद सीमित दायरे में। एक्सपायरी के हफ्ते में मजबूती बढ़ेगी या फिर वही रेंज बाउंड ट्रेड होगा? लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं डिम्पी कालरा। तो कई अहम ट्रिगर हैं जिसकी वजह से आज मार्केट अपना रिएक्शन दिखाएगा। उसमें पहला पॉजिटिव ट्रिगर यह है कि ग्लोबल मार्केट से हमको ट्रेड वॉर को लेकर पॉजिटिव संकेत आए हैं। हालांकि पॉजिटिव कितना है और इसको किस पैमाने में देखा जाए, ये बात समझने की बात होगी। और दूसरा है, घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत है। चुनावी साल है तो हर एक ब्रैकेट को, हर एक सेक्शन को खुश करने की कोशिश है। उसमें रियल एस्टेट एक बड़ा सेगमेंट है और उस पर प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ी राहत पैकेज मिला है और ब्रेंट क्रूड के भाव $67 के ऊपर आए हैं। ये कितनी चिंता की बात है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। तो आज के अहम ट्रिगर में से एक ये भी है। इसके अलावा इन सभी ट्रिगर्स के बीच में ये भी देखना होगा कि SGX निफ्टी जो इस समय भी चल रहा है वो हल्की बढ़त के साथ चल रहा है। इन ट्रिगर्स में इन सब का कितना समावेश है या फिर और कितनी तेजी आ सकती है, ये जान लेते हैं। तो आज के कई अहम ट्रिगर्स में हम ग्लोबल से शुरू करें, लेकिन उससे पहले जो शनिवार इतवार को खबर छाई रही टेलीविजन स्क्रीन पर, वो थी सस्ते घरों को और राहत दी गई है, वो GST दरें घटाकर जी। तो इसी से आज करते हैं एडिटर्स टेक की शुरुआत। और ये पहले तो ये 90 वर्ग मीटर और जो 65 वर्ग मीटर के हैं, इसमें बॉम्बे वाली प्रॉपर्टी में कोई फर्क पड़ेगा कि बॉम्बे को छोड़ के सबके लिए फर्क पड़ेगा? थोड़ा फर्क पड़ेगा एक्चुअली, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कम से कम धीमे धीमे करके जो 30 वर्ग मीटर से 60 वर्ग मीटर तक का किया गया है और जो मेरे ख्याल से 50 या 60 था वो 90 तक लेकर आए। वो 90 वर्ग मीटर कम नहीं होता। ठीक है, 90 वर्ग मीटर मुंबई में भी अगर आपको मकान चाहिए तो 90 वर्ग मीटर में आप ठीक ठाक सा मकान बना सकते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अब वाकई में सस्ते घरों को सस्ते घर के तौर पे माना जा सकता है। और अच्छी बात यह कि उसको आप रेट पर नहीं, एरिया पर मान रहे हैं। जहाँ तक GST काउंसिल की इस फैसले का सवाल है, ये वाकई में बहुत अच्छा फैसला है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी। क्योंकि देखिए वो कहते हैं कि भाई आप अगर रेडीमेड घर खरीद रहे हैं जहाँ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है, वहाँ पर आपको GST नहीं देना है, सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन पर देना है। और आमतौर पर अंडर कंस्ट्रक्शन में वो कंज्यूमर खरीदता है जिसके पास अपफ्रंट खरीदने के पैसे नहीं, एकदम से पैसा नहीं दे सकता, है ना। हाँ, और वो इसीलिए खरीदते हैं कि धीरे धीरे पैसे चुकाते रहेंगे, 3 साल 5 साल 7 साल किश्तों में जब तक मकान बनेगा। तो वहाँ पर 12% से 5% लेकर आए, अच्छी बात है। और 1% जो किया है अफोर्डेबल हाउसिंग में, वो भी अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि ये तो सिर्फ कंज्यूमर के लिहाज से हुई और रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से हुई, लेकिन एक चीज़ इसमें और देखनी चाहिए और वो ये कि चूंकि अब इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट डिमांड है नहीं। कोई निवेश करने के लिहाज से रियल नहीं खरीदता कि मैं एक घर है और दूसरा खरीदूंगा, उसको किराए पे चढ़ा दूंगा या फिर उसका दाम धीमे धीमे बढ़ेगा। सबको पता है अब दाम बढ़ने वाले नहीं है, या कम से कम पिछले 3 साल से तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो खरीदता है वो सिर्फ कंजम्पशन के लिए खरीदता है, और जब कंजम्पशन के लिए खरीदे और उसमें GST की राहत 7% की कम नहीं होती। सोचिए अगर आप 1 करोड़ का घर ले रहे हैं, 7 लाख रुपए आपके बचते हैं, तो ये कम नहीं होता है। उस लिहाज से मुझे लगता है ये अच्छा है। तीसरी बात जो इसमें सबसे बढ़िया मुझे नजर आती हुई कि रियल एस्टेट सेक्टर को अगर बूस्ट मिलता है, आज एक घर बनाने में 500 तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं। बिल्कुल, आपकी 500 इंडस्ट्री उसके साथ जुड़ी हुई है, सीमेंट, सेरामिक्स और क्या क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है जिससे आने वाले समय में अगर ये सेक्टर पुश लेता है तो फिर डिमांड जनरेट करने में फायदा होगा। तो ये एक अच्छा कदम कहा जाता है। GST काउंसिल के अंदर जब बैठक हुई तो इस पे इनपुट क्रेडिट टैक्स को लेकर उतनी रिलीफ नहीं दी गई, दूसरे वाले प्रस्ताव पे दिया गया। ये एक्चुअली में बहुत बड़ा रिलीफ है या फिर ये अभी बुक्स में एडजस्टमेंट होना भी देखा जाए तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का नहीं देना खराब है, लेकिन होता ये था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से कितनी रिलीफ GST में कंज्यूमर को जानी है, ये डेवलपर और बिल्डर के हाथ में ज़्यादा होता था। तो कम से कम अब सीधे सीधे तौर पर कंज्यूमर के हाथ में काफ़ी हद तक चीज़ आ गई। तो बिल्डर तो कैसे कहेंगे, कहीं पहले भी फ़ायदा उठा लेते थे, लेकिन कम से कम कंज्यूमर को अब फ़ायदा पहुंच रहा है। तो ये एक तरह से मैं कहूँगा बजाय बड़े रिलीफ के, ये कि जो पहले का रिलीफ था उसको एडजस्ट करके डायरेक्टली, जैसे वो कह रहे हैं ना कि आप सब्सिडी तो पहले भी दे रहे थे, अभी भी दे रहे हैं, आपने डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर कर दिया तो बीच वालों को हटा दिया। तो इसमें भी काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हैं आपने बीच वालों को हटा दिया। अब सीधा जो घर खरीद रहा है उसको ही GST कम लग रहा है, तो उसके लिए अच्छा हो गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब आते हैं जरा ग्लोबल मार्केट्स पे, और यहाँ से है संकेत न्यूट्रल, FIs DIs ट्रेंड तक क्या है रुख है? देखिए वैसे ग्लोबल संकेतों में जो तेजी बन रही है वो इस वजह से बन रही है कि ट्रंप साहब ने कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 मार्च के बाद की डेडलाइन को जो है उसको आगे बढ़ा देंगे। और हम काफ़ी पॉजिटिव है, आशान्वित है कि चीन के साथ हमारी ट्रेड वॉर वाली बात बन जाएगी। ये आप इससे इतना खुश क्यों नहीं दिख रहे हैं, ये ट्रेड वॉर वाली बात से? मैं खुश तो तब होता जब आपने 1 मार्च की डेडलाइन दी, डेडलाइन में काम कर लेते। ये मामला बड़ा है तो हो सकता है समय उनको लेना पड़ेगा। नहीं ठीक है, मतलब लेकिन हाँ डेडलाइन
देखिए, दो चीज़ हो सकती थी रिम्पी कि डेडलाइन आगे बढ़ाने के साथ वो बोलते कि हमारी बातें बन नहीं रही हैं, अभी और डिस्कस करना पड़ेगा, मुश्किल है, कुछ चीज़ों पे हमारी असहमति है। हाँ। तब तो हम इसे खराब मानते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने डेडलाइन बढ़ाने के साथ ही कहा कि बातचीत सकारात्मक चल रही है, हम पॉजिटिव हैं और बात बन जाएगी, इसलिए इसे थोड़ा पॉजिटिव मान रहे हैं। लेकिन डेडलाइन के अंदर पॉजिटिव होकर बना लेते तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है, कि बुरा नहीं है। और ग्लोबल मार्केट्स में जो रिकवरी आ रही है वो इसलिए आज से आनी स्वाभाविक है एक्चुअली। ठीक है, तो ग्लोबल संकेत हमारे लिए आज न्यूट्रल है, बहुत पॉजिटिव नहीं, बहुत नेगेटिव नहीं, क्योंकि मेरे लिए पॉजिटिव इसलिए नहीं हो रहे कि अभी भी कच्चा तेल $67 के ऊपर है और रुपया अभी भी कोई बहुत मजबूत होता नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं न्यूट्रल मानकर चल रहा हूँ। इनफैक्ट आज पहली बार ऐसा मुझे याद आ रहा है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक भी संकेत न नेगेटिव है न पॉजिटिव है, सारे न्यूट्रल है। FI न्यूट्रल, घरेलू फंड न्यूट्रल, FNO न्यूट्रल, सेंटिमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड न्यूट्रल। बहुत कम ऐसा होता है जब न्यूट्रल ट्रेंड, और आमतौर पर जब आना सारे संकेत न्यूट्रल साइड पर हो तो फिर ये मान के चलिए कि बाजार को या तो पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है, न्यूट्रल रहेगा नहीं। संकेत सारे न्यूट्रल है, लेकिन आज फिर इसका मतलब मेक और ब्रेक वाला मामला इसलिए आज से भी हो सकता है कि एक्सपायरी के हफ्ते में आप जा रहे हैं, तो बाजार को आज अपनी दिशा तय करनी कि आज से लेकर एक्सपायरी तक हमें 11,000 की तरफ बढ़ना है या 10,500 की तरफ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। 10,800 आज का निर्णायक लेवल है निफ्टी का। 10,800 निर्णायक लेवल निफ्टी का है, 27,000 बैंक निफ्टी का है। 10,800 तो निफ्टी पर समझ में आता है, लेकिन बैंक निफ्टी पर 27,000 का निर्णायक लेवल जो कि 125 पॉइंट ऊपर का है। लेकिन आज इसी लिहाज से दिया कि नहीं, इसे देखते हैं, ये लेवल बहुत अहम है, इसके ऊपर निकलने के बाद ये मूड बनाएंगे कि हमें तेजी करनी है या नहीं। जो छोटी रेंज है वो वाकई में छोटी है, 10,750 से लेकर 10,825 निफ्टी की, 10,725 से 10,850 ये आप मीडियम रेंज लेकर चलिए, और एक्सट्रीम रेंज 10,700 से 10,900 की। तो रेंज मैंने और छोटी की है शुक्रवार के सेशन को देखते हुए, जहां बिल्कुल सीमित दायरे में कारोबार हुआ। बैंक निफ्टी 26,800 से 27,000 ये छोटी रेंज है, 26,700 से 27,050 ये मीडियम रेंज आप मानकर चल सकते हैं, और एक्सट्रीम रेंज 26,650 से 27,100 ये भी बेहद छोटी रखी है। तो एक्सट्रीम रेंज भी बहुत बड़ी नहीं है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज नहीं तो एक आध दिन में इस रेंज के किसी न किसी सिरे के बाहर निकलने की कोशिश निफ्टी करेगा। तो एक्सपायरी के हफ्ते में संभावना बनती है कि रेंज को तोड़ने की कोशिश बाजार करे। अब आइए ट्रेंड, जो अभी तक न्यूट्रल है, 10,800 के ऊपर अगर बाजार बंद होता है तो ट्रेंड आपका पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा, और 27,050 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है तो ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। यानी कि आज की मीडियम रेंज का अपर एंड, हाँ, 27,050 करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं वो पोजीशंस पे जिनके पास पहले से लॉन्ग की पोजीशंस खड़ी है निफ्टी की। पहले से लॉन्ग पोजीशन जिनकी है निफ्टी की, उनके तो स्टॉप लॉस हो चुके हैं ट्रिगर। ठीक है, 10,750 इंट्राडे का था और 10,725 क्लोजिंग बेसिस पर था। इन दोनों के नीचे जो बंद हुआ था तब ऑलरेडी वो स्टॉप लॉस, आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके थे, तो वो तो जाहिर सी बात है कि नहीं, माफ़ कीजिएगा, इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन है उनके लिए स्टॉप लॉस ये है 10,750 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है क्लोजिंग बेसिस, हाँ, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है इंट्राडे के दिन, और क्लोजिंग बेसिस पर 10,725। यानी कि आप देखिए, अगर आज 10,750 के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू करता है, ठीक है, तो आपकी जो कल परसों की जो भी पोजीशन है, आपको ओवरनाइट नहीं रखनी, पोजीशन नहीं रखनी, खाली आज के लिए है, तो उसे 10,750 के नीचे निफ्टी जाते ही खत्म कर दीजिए। और 10,725 के नीचे निफ्टी बंद होता है तो क्लोजिंग बेसिस पर फिर आपको लॉन्ग पोजीशन में नहीं लेना है। ये दो आपके स्टॉप लॉस हो गए। ठीक है, 10,750 इंट्राडे, 10,725 क्लोजिंग, टारगेट आपके 10,850 10,900 के रखने हैं आपकी तेजी की पोजीशन अगर खड़ी है तो। ठीक है, ठीक है। अब शॉर्ट पोजीशन, हाँ, जिनके शॉर्ट पहले से ही है, पहले से ही शॉर्ट है, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। 10,725 इंट्राडे था, 10,750 क्लोजिंग था, दोनों स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर हो चुके हैं। तो आपकी शॉर्ट तो कायदे से होनी नहीं चाहिए, अगर शॉर्ट है तो आपकी गलत है, स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो चुका है। इसी तरह से बैंक निफ्टी पे भी स्टॉप लॉस ट्रिगर, हाँ, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे शॉर्ट पोजीशन है तो उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं, 26,850 और 27,000 ये स्टॉप लॉस ट्रिगर। यानी कुल मिला के बात यह है कि अगर आप शॉर्ट हैं तो अगर फिर भी रह गए गलती से, हाँ, तो उसको कर दो पूरा। हाँ, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर आपके हो चुके हैं। ठीक है, अब आज नई पोजीशन बनानी, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हफ्ता एक्सपायरी का भी, तो फिर कैसे बनाई जाए? 10,725 10,750 की रेंज में खरीदना चाहिए, और शुक्रवार को भी यही राय थी, और 10,750 का लो बनाया, 10,748 कुछ, और वहाँ से आपको खरीदना चाहिए। आज भी अगर मौका मिलता है तो खरीदने के लिए परफेक्ट जगह है। 10,700 आपका स्टॉप लॉस होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है। 10,800, 10,825 और 10,850 ये तीन टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए अगर नीचे मौका मिलता है तो। ठीक है, यानी कि बाकी अगर एग्रेसिव खरीदारी करनी है तो वो ओपनिंग पे देखेंगे, जो पैसिव लेवल से खरीदना चाहते हैं
उनके लिए ये रेंज परफेक्ट है, जहाँ पर आते ही खरीदना चाहिए 10,725, 10,750। बेचने का जोखिम भी ले बिल्कुल लेना चाहिए और 100% लेना चाहिए। 10,850 से 10,900 की रेंज परफेक्ट है, मौका मिले तो शॉर्ट करना ही चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। 10,925 एकदम क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है डिम्पी, कहीं कोई दो राय नहीं है। 10,925 का स्टॉप लॉस है और यहाँ पर आप शॉर्ट कीजिए 10,825, 10,850, 800 तक आपको फिर से बाजार मिल सकता है नीचे की तरफ। अब बैंक निफ्टी की जरा रेंज भी, उसमें कैसे बाय करें? 26,650, 26,700 मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिले तो वहाँ पर खरीदारी जरूर करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और छोटा स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का 26,600 का, ऊपर की तरफ 26,800, 26,900 और 27,000, इन 3 लेवल के लिए आपको करनी चाहिए खरीदारी, तो खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, और बैंक निफ्टी में बेचना भी है? हाँ, 27,000 से 27,100 परफेक्ट रेंज जहाँ पर बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस 27,200 का बनेगा, नीचे की तरफ फिर से 26,900 और 26,800 आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बैंक निफ्टी में ब्रॉडर रेंज दिख रही है 26,600, 26,700 की रेंज मजबूत सपोर्ट है, 27,000, 27,100 की रेंज में रुकावट है। हाँ। तो इस लिहाज से आपको इस रेंज के जिस एंड की तरफ पहले पहुंचे उसके विपरीत ट्रेड लेने में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो हमने तीनों रेंज आपके सामने रखी, चाहे स्मॉल है, मीडियम है, चाहे फिर एक्सट्रीम रेंज है, उसमें आप अपर रेंज को देखिए एक बार वापस से नोटिस कीजिए, ग्राफिक्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर 27,000, 27,050, 27,100, यानी कि हर 50 पॉइंट पे उस रेंज का रेजिस्टेंस भी है। भले इंडेक्स 27,000 का है लेकिन 50 पॉइंट की अहमियत आपके सामने है। अब आ जाते हैं आज के विक्स को नोटिस करते हैं और आज के सेक्टर्स। सेक्टर्स में ऐसा है कि जो मजबूती की तरफ दिख रहे हैं डिम्पी, उसमें है मेटल्स। ये ट्रेड वॉर की चिंताएं कम होने की वजह से मेटल्स वैसे भी एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और ये और चलेंगे। ऑटो स्टॉक्स थोड़े मजबूत और हो सकते हैं, खरीदारी यहाँ पर हो सकती है। रियल एस्टेट शेयरों में चूंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला हो गया, तेजी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक सावधानी वाली बात ये रहेगी, बहुत गैप से अगर आज खुल जाए तो फिर यहाँ पर खरीदारी ना करें, क्योंकि अब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो आज या कल में इन्हें ठंडा हो जाना है। अब या तो आज खुलते ही गैप से, बहुत जितना ज़्यादा गैप से खुलेंगे उतना आपको खरीदारी करने से परहेज करना है। ठीक है, हाँ, सब कुछ पॉजिटिव सब है, लेकिन ये आज का आज इनकी बैलेंस शीट में नहीं आ जाने वाला है, अगले क्वार्टर से प्रॉफिट नहीं दिखेगा, है ना। और स्टॉक चल चुके हैं, रियल एस्टेट सेक्टर पिछले हफ्ते अच्छा चला है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत गैप से खुला है तो वहाँ खरीदारी नहीं करनी, लेकिन व्यू तो पॉजिटिव आज उस पर है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। सेक्टर में नेगेटिव भी है, एविएशन, ऑयल एंड गैस, दोनों ही कच्चा तेल 67 के ऊपर टिक रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। जब तक वहाँ पर है थोड़ी चिंता रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ऑयल कंपनियों के शेयर काफ़ी तेज़ी से भागे हैं शुक्रवार को, तो अब ऊपरी स्तरों पर बेचने में हर्ज नहीं है, लेवल अच्छे मिल रहे हैं बेचने के लिए, तो यहाँ बेचना चाहिए। एविएशन शेयरों को भी बेचना चाहिए। ठीक है, ऊपर में बेचिए, जल्दबाजी मत करिए, गैप से खुले मत बेचिए, नीचे ऊपर मिलता है मौका, और मौका दे रहा है ये सेक्टर आपको। ठीक है, अब जरा एफआईज और एफएनडो के आंकड़ों पे भी आ जाते हैं। सबसे पहले जरा एफआईज के आंकड़े, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, डीआईज भी न्यूट्रल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या दोनों में? देखिए 7,170-80 करोड़ की खरीदारी हुई है, या बिकवाली हुई है यूँ कह दूँ कोटक में। ठीक है, जो ब्लॉक डील हुई है, आईएनजी ने बेचा है 7,100-200 करोड़ के बीच में बेचा है। और आप देखिए 6,300 करोड़ की एफआईज ने कैश में खरीदारी की है और 800 करोड़ की घरेलू फंड ने की है। दोनों को मिलाकर देखिए कितना होता है, सेम 7,100, 7,200 करोड़। तो ऐसा लग रहा है कि ये डेटा खाली उनकी खरीदारी की ही है। कोटक की डील है, कोटक की डील को हटा के देखें तो डेटा कुछ दिख नहीं रहे। अब एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कितना जो 7,100 करोड़ का जो बेचा है उसमें से कितना एफआईज ने लिया, कितना घरेलू फंड ने लिया। समझिए एफआईज ने लिया होगा पूरा का पूरा, समझो मान लिया कि लिया, तो फिर एफआईज के डेटा नेगेटिव है, क्योंकि 7,100 करोड़ का वो खरीदने के बाद भी 6,300 करोड़ दिख रहा है। यह समझिए दोनों ने बांटा है तो भी फिर, तो इसलिए मैंने दोनों आंकड़े न्यूट्रल रखे हैं कि कोटक की डील को एडजस्ट करने के बाद कोई खास खरीदारी या बिकवाली घरेलू फंड्स और दोनों की तरफ से नहीं है, तो इसलिए ये डेटा न्यूट्रल है। 1,000 करोड़ से ज़्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, ये थोड़ी चिंता की बात है। वो भी एक्सपायरी वाले वीक, वो भी एक्सपायरी के पहले, तो बस यही एक बड़ा आंकड़ा है। तो हो सकता है कुछ लोग कैश में कोटक खरीद के बेचा भी हो, वो पता नहीं ट्रेड किया है, लेकिन 1,000 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं। तो उस हिसाब से एफआईज के आंकड़े न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड के न्यूट्रल है। ठीक है, अब सीधा एफएनडो पे आते हैं। एफएनडो के अंदर ऑप्शंस के डाटा के बेसिस पर ये 10,800 की इंपॉर्टेंस 11,000 जाने में तकलीफ क्यों हो रही है, और 650-700 का बेस कैसे बन गया? अब देखिए सबसे पहले तो आज हमारे लिए 10,800 इंपॉर्टेंट है। 10,800 के पुट पर 23 लाख शेयर हैं और कॉल्स पे 28 लाख शेयर हैं। ठीक है, तो लगभग बराबरी वाला मामला कह सकते हैं, और वहीं पर आप बार बार बंद हो रहे हैं। ये हो गया 10,800 की अहमियत। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस वक्त पुट में 10,700 पर है और वो है 36 लाख शेयरों का, और एक्सपायरी का हफ्ता, तो आप आसानी से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला लेवल तोड़ेंगे नहीं, इसलिए रेंज एकदम साफ नीचे दिख रही 10,700। ऊपरी स्तरों पर 10,900 पर जाकर इसलिए अटकेंगे
कि वहाँ पर 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो लगभग बराबर है। ओपन इंटरेस्ट में 4 लाख शेयर कम हुए हैं, प्रीमियम 17 पॉइंट की है, विक्स घटकर 15.5 के आसपास आ गया, पुट कॉल रेशियो 1.37 पर। तो ये सारे डेटा एकदम न्यूट्रल साइड पर है निफ्टी में। तो निफ्टी के लिए रेंज क्लियर कट डिफाइंड है, 10,800 निर्णायक लेवल है, 10,700 10,900 वायदा कारोबार की एक्सपायरी की शुरुआत में यह रेंज है आपके लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए हिसाब से बैंक निफ्टी पर 27,000 का निर्णायक लेवल, इसलिए डिम्पी की 27,000 के पुट पे 5 लाख शेयर है, कॉल्स में 6 लाख शेयर है, बराबरी वाला मामला है। और कॉल्स में तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी 27,000 पर है और पुट में भी लगभग हाईएस्ट मान सकते हैं, हालांकि 26,500 पर 6 लाख शेयर है, लगभग बराबरी का। तो जब तक आप 27,000 के नीचे हैं, बैंक निफ्टी में खराब है। आप देखिए 184 पॉइंट नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी शुक्रवार को, जबकि निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने कमजोरी का संकेत दिया। आज थोड़ी रिकवरी हो तो बेहतर है, लेकिन रिकवरी होने के आसार इसलिए भी कम दिखते हैं क्योंकि देखिए धीरे धीरे एशियाई बाजार भी ढीले पड़ते हुए दिख रहे हैं। आप हांगकांग देखिए लाल निशान में फिसलने की कोशिश कर रहा है, जो 150-200 ऊपर था। तो कुल मिलाकर ये कि जो ट्रम्प सामने का, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको डेडलाइन दी, डेडलाइन में काम कर लेते तो बहुत अच्छा। आप कह रहे काम तो कर रहे हैं, मेरी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, डेडलाइन आगे सरका लो वैसा वाला हाल है। इसलिए बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स बढ़िया, अभी भी 111 पॉइंट ऊपर है। तो देखिए इंटरेस्टिंग है, ग्लोबल मार्केट्स भी ऐसा नहीं कि बहुत तेजी या बहुत मंदी के मूड में। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है और 27,000 इसीलिए आपके लिए अहमियत वाला लेवल बैंक निफ्टी का है। ठीक है, ये तो हुआ एफआईएस का आंकड़ा, एफ&ओ का आंकड़ा। अब हम सीधा आते हैं स्टॉक्स पर और आज के जानते हैं स्टॉक ऑफ द डे। आज का एक है या फिर दो हैं आज, बड़े दिनों बाद 2 दिए। और पहला तो कौन सा दूं, बाय या सेल? जो आपको चलो पहले सेल वाला देते हैं। हाँ, जेट एयरवेज, लेकिन इसमें दिक्कत है कि ये बैन में है। लेकिन तो इसलिए मैंने कैश की लेवल दिए। जेट एयरवेज को बेचा जा सकता है कैश में 245 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 225 और 210 के टारगेट के लिए जेट एयरवेज को बेचने की राय है। क्यों है? 2-3 वजह। एक तो आपने हेडलाइन में भी सुना कि अब नवंबर की सैलरी भी अभी देंगे, उस पर भी कल बताएंगे, और वो भी 25% ही देंगे। नवंबर की सैलरी भी 25% आ रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि एक खबर आज ये भी चल रही है, वो कितनी सही है गलत है कि हर बार ये रोज़ खबरें आती, कभी ये बोलते कि एसबीआई और बाकी बैंकर्स 500 करोड़ की इमरजेंसी फंडिंग देंगे। आज खबर ये आ रही कि ये एसबीआई एनसीएलटी में जा सकता है। एनसीएलटी में जाने का मतलब ये है कि इसका मतलब आप मान के चल रहे हैं कि ये पैसा डूबा हुआ है। बड़ा स्टेक होल्डर है ये, बड़ा स्टेक होल्डर है। तो एनसीएलटी में जाने की खबर ये खराब है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि फिर जेट का भाव 150 रुपये हो जाना चाहिए। अगर एनसीएलटी में जाता 150 रुपये कम से कम जेट का भाव आएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये खबरें ठीक नहीं है। ऊपर से कच्चा तेल 67 पे टिका हुआ है, रुपया कोई मजबूत हो नहीं रहा। तो माहौल ऐसा है, बस खाली ये कि बैन में तो आप बेच नहीं पाएंगे कि इंट्राडे के अलावा, और इंट्राडे में जेट को बेचना आसान काम नहीं है। स्टिक स्टॉप लॉस, खैर स्टॉप लॉस भी मैंने दूर दूर के दिए, एक्चुअली नज़दीक के स्टॉप लॉस बनते नहीं हैं, लेकिन कमजोरी वाला मामला है। अगर आपके पास है तो फिर स्टिक स्टॉप लॉस लगा कर रखें, आपको तेजी में नहीं रहना, ये ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट करने की राय है यहाँ पर जेट एयरवेज। ठीक है, वैसे इसका एक तारणहार भी है एतिहाद, लेकिन वो भी थोड़ा हाथ पीछे खींच रहा है। हाँ, वो भी शायद थोड़ा डिले कर दे पेमेंट्स देने में, रेजोल्यूशन प्लान में सही भी पीछे चले। टाटा तो निकल गया बाहर। हाँ। देखो एक चीज़ क्लियर कट है, जब आपको पता है कि आपको बिकना है तो फिर खरीदने वाला अपनी कंडीशंस पे खरीदेगा, और उसमें भी अगर आप अकड़ दिखाएंगे तो फिर बोर्ड में पोजीशन रखूंगा, हाँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे पैसे भी चाहिए, कंट्रोल भी नहीं छोड़ना, ये सब चीज़ें नहीं। भाई जो खरीदने वाला वो क्या सोचता है, भाई आपसे चल पाता तो अब तक चला लेते, ठीक है ना। तो इसलिए मुश्किल है, इतना रिजोल्यूशन आसान नहीं है जेट का। ठीक है, तो ये बिकवाली का है। जरा आप टारगेट स्टॉप लॉस अच्छी तरह से इस पर नोट भी कर लें। 2.25, 2.10 दो टारगेट है, 2.45 का एक स्टॉप लॉस है। जब 9:08 पे फ्रीज लेवल होंगे, एक बार फिर से करेंगे। दूसरा शेयर सर अदानी पोर्ट, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। कुछ अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज आती हुई दिख रही है, और वैसे भी स्टॉक मजबूती में मेरे कुछ अच्छी खबरें भी आई है स्टॉक को लेकर। वैसे इसके 2 भाई तो वैसे भी बैन में, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर। हाँ, ये बैन में तो नहीं जाएगा क्योंकि अदानी पोर्ट कभी बैन में नहीं जाता, और उसकी वजह है कि निफ्टी का स्टॉक है। निफ्टी का स्टॉक होने की वजह से फंड की बाइंग सेलिंग हमेशा आपको मिलेगी। लेकिन ये 355 रुपये के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 345 का स्टॉप लॉस रखें, 365 375 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, 365 375 का टारगेट होगा, 345 का स्टॉप लॉस है। और इसके अलावा एक और शेयर भी है आज का हीरो, लेकिन वो बात होगी 9 बजे, 9 से 9:05 के बीच में आज का हीरो शेयर भी हम आपके सामने रखेंगे। तो सारा का सारा आंकड़ा आपने नोट भी किया और समझा भी है। अब आगे बढ़ते हुए ये देख लेते हैं कि रिसर्च टीम आपको आज कौन सी खबरें बता रही है। पूजा के पास आज के खबरें हैं, और रजत भी आपको आज की खबरें बताने वाले, दिवांशी आपको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट बता रही है। तो पहले रजत आप ही बताएं खबरों वाले शेयर। जी बिल्कुल, शुरुआत कोटक महिंद्रा बैंक के साथ करते हैं, क्योंकि शुक्रवार को जो बल्क डील हुई, ब्लॉक डील, उसका एक
आंकड़ा सामने आया। 3.06% हिस्सा जो आईएनजी ग्रुप ने बल्क डील के जरिए बेच दिया है, यानी कि 5.84 करोड़ शेयर्स बेचे गए हैं और इससे लगभग 7.2 करोड़ के आसपास की राशि जो आईएनजी ने जुटाई है। एक बड़ी खबर यह भी है कि मार्क न्यूमैन जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो ब्लॉक डील हुई है 1225 से 1228 के बीच में 2 बड़े ब्लॉक डील्स यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक में होते हुए नजर आए। विप्रो ये भी आज फोकस में रहेगा क्योंकि शेयरधारकों ने 1400 करोड़ रुपए के बोनस इश्यू को मंजूरी दे दी और 7 मार्च ये यहां पर बोनस इशू की यहाँ पर जो रिकॉर्ड डेट बताई जा रही है। इसके अलावा ज्वेलरी कंपनियां जो वो आज फोकस में रहेगी। सरकार ने ज्वेलर्स की डिपॉजिट स्कीम पर रोक लगा दी है। मुद्दा यह है कि जो 1 साल से ज़्यादा के टेन्योर के लिए डिपॉजिट स्कीम्स ज्वेलर्स चलाते थे उनके ऊपर रोक लगा दी गई है और किसी भी तरीके से वो गैरकानूनी तरीके से डिपॉजिट जो है वो ग्राहकों से नहीं ले सकते। अदानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पर खबर यह है कि अदानी डिफेंस को जो ऑर्डर मिला था बाजार बंद होने से थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि अदानी डिफेंस को एक ऑर्डर मिल गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी मीडिया को सफाई देने से फिलहाल अदानी एंटरप्राइजेस ने मना कर दिया है। लेकिन ये 200 करोड़ यूएस डॉलर के ऑर्डर की खबर अदानी एंटरप्राइजेस को बहुत आकर्षक बना के गई थी। दिन के उच्चतम स्तर के आसपास इस स्टॉक की क्लोजिंग हुई थी। और थोड़ी देर पहले जो आप अदानी पोर्ट्स पर बात कर रहे थे उसमें खबर यह है कि अदानी लॉजिस्टिक्स जो कि इनकी सब्सिडी है वो अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स में 100% हिस्सा खरीदने जा रही है और एंटरप्राइज वैल्यू जो अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स की आंकी जा रही है वो 1662 करोड़ की आंकी जा रही है। ठीक है, अब जरा पूजा से भी समझ लेते हैं खबरों वाले शेयर्स। पूजा बताएं आप। सुंदरम फाइनेंस, यहाँ पर नज़र रखिए। कंपनी ने रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस में अपनी 40% हिस्सेदारी एजिस इंश्योरेंस को बेच दी है। ये डील पूरी हो चुकी है और डील करीब 1520 करोड़ में हुई है। अब मौजूदा हिस्सेदारी जो है इस कंपनी में सुंदरम फाइनेंस के इंश्योरेंस कारोबार में वो करीब 50% बची है। तो आज इस स्टॉक पर नज़र रखिए। माइंडट्री भी फोकस में रहेगा। केकेआर ने माइंडट्री में विजय सिद्धार्थ का हिस्सा खरीदने के लिए 3100 करोड़ का प्रस्ताव दिया है। इसके पहले भी करीब 850 रुपये प्रति शेयर का प्रपोजल रखा था, लेकिन अब 925 रुपए का यहाँ पर प्रस्ताव दिया है। हिस्सेदारी जो है वो 20.4% हिस्सा खरीदने के लिए ये प्रस्ताव दिया गया है केकेआर की तरफ से। तो माइंडट्री पर आज नजर रखनी होगी। रिलायंस निपॉन एएमसी और रिलायंस कैपिटल ये दोनों स्टॉक शुक्रवार को भी फोकस में थे। अब ये खबर आ रही है कि रिलायंस निपॉन एएमसी में हिस्सा खरीदने के लिए 3 मिडिल ईस्ट फंड्स ने भी इच्छा जताई है और माना जा रहा है कि 3 मिडिल ईस्ट फंड यहाँ पर हिस्सा खरीद सकती है। इसके पहले खबर आई थी कि रिलायंस कैपिटल ने निपॉन लाइफ को हिस्सा बेचने का प्रस्ताव दिया था। तो इन 2 स्टॉक्स पर आज नजर रखिए। एसटीसी यानी कि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। खबर है कि सिंडिकेट बैंक ने कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की याचिका दायर कर दी है और ये जो पूरा मामला है 625 करोड़ के भुगतान का ये पूरा मामला है। तो आज एसटीसी फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं यूनाइटेड बैंक की। क्रिसिल ने बैंक की रेटिंग घटा दी है। बॉन्ड्स की जो रेटिंग घटाई है वो AAA- से घटाकर A+ की दी है। तो आज यूनाइटेड बैंक पर भी नजर रखिए। ठीक है, इस बैंक पर भी नजर होगी। अब देवांशी हमारे साथ ब्रोकिंग रिपोर्ट्स के लिए जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे बीच आप एक बार रजत का फ्रेम दिखाएं, क्योंकि रजत का आज फ्रेम बड़ा वाइब्रेंट से लग रहा है। क्या हो गया? बिल्कुल, आप देखिए एक बार जरा विंडो में दिखाएं। देखिए, अरे वाह, बिल्कुल पिंक पीछे से वाइब्रेंट फ्रेम के साथ रजत देवगन आज हमारे साथ। ब्लू है, पिंक कहाँ पर है? अच्छा, पीछे हाँ, एकदम मतलब आज तो फॉर्म में है पूरे, पार्टी वाले फॉर्म में है। पार्टी भी रजत ने बहुत जमकर की वैसे। अच्छा, ये फ्रेम मैंने भी देख लिया वैसे। वैसे पार्टी कैसी रही रजत आपकी? पार्टी सर आपने भी तो खूब मनाई थी वैसे। चलिए, अपनी नहीं बताएंगे, हमने तो खूब मनाई है, बराबर है। बताइए, खबरें बताइए आप। देवांशी बताएं ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आप। बिल्कुल, आज सबसे पहले तो रियल्टी कंपनीज फोकस में यूबीएस और एक्सिस कैपिटल दोनों की रिपोर्ट आई है। यूबीएस और एक्सिस कैपिटल, पहले तो ये दोनों ही जो रिपोर्ट आई है उसमें वो ये मानते हैं कि दिक्कतें, लिक्विडिटी की जो चिंताएं थी उसी की वजह से लॉन्च में काफ़ी देरी आती हुई दिखी है। लेकिन अब ये जो जीएसटी की दरें कटी हैं उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। और ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और सोबा और प्रेस्टीज, ये 4 कंपनीज हैं जो दोनों ही ब्रोकिंग हाउसेस को सबसे ज़्यादा पसंद है और ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये 4 कंपनीज़ को होगा। इसके अलावा यूबीएस ये भी मानता है कि बेंगलुरु और गुड़गांव में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिक्री हुई है। इसके अलावा जितने भी राज्य थे वहाँ पे कम बिक्री होती हुई दिखी है, अब उनको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। और साथ ही जो मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनीज़ हैं, जो ये 4 कंपनीज़ हैं, उनकी क्योंकि बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत थी, इसी की वजह से उनका मार्केट शेयर भी आगे चल के थोड़ा सा गेन हो सकता है। और एक्सिस कैपिटल ये मानता है कि जो खरीदार हैं उनको पूरा का पूरा 7% का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा कम बेनिफिट मिलेगा। साथ ही मॉर्गन स्टैनली का मेटल्स पर रिपोर्ट है, जहाँ पे उन्होंने 3 कंपनीज है जहाँ पे उन्होंने डाउनग्रेड किया और एक कंपनी को उन्होंने अपग्रेड किया है। हिंडाल्को, वेदांता, कोल इंडिया, तीनों कंपनीज का डाउनग्रेड आया है और लक्ष्य भी घटा दिया है।
290 से घटाकर हिंडाल्को का टारगेट 211 किया है। वेदांता भी लक्ष्य घटाया और कोल इंडिया 296 से घटाकर 268 है। सीएल को उन्होंने अपग्रेड किया है, 54 तक के लक्ष्य अब वो दे रहे हैं। सीएलएसए का एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी पर रिपोर्ट है। एचडीएफसी बैंक में वो मान रहे हैं कि 2730 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। खरीदारी की राय है और जो उत्तराधिकार की योजना है वो अभी भी चल रही है, लेकिन अगर जो एज लिमिट है वो 75 तक आ जाती है तो आदित्यपुरी अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे, जो बैंक के लिए पॉजिटिव है। एचडीएफसी खरीदारी की राय 2360 तक के लेवल से सुझा रहे और बता रहे कि रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे काफ़ी सुधर सकता है। अदानी पोर्ट्स पर जेपी मॉर्गन और सीएलएसए दोनों की रिपोर्ट्स आई हैं। खरीदारी की राय सीएलएसए की तरफ से 475 तक के टारगेट्स वो दे रहे हैं और मान रहे हैं कि जो उन्होंने लॉजिस्टिक्स कारोबार खरीदा है, एग्री लॉजिस्टिक्स, वो प्रीमियम वैल्यूएशंस पे खरीदे हैं, लेकिन लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं है। जेपी मॉर्गन भी 430 तक के लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे हैं कि ये जो करार है उसका जो फ़ायदा है वो FY21 तक मिलता हुआ दिखेगा। और आखिर में जी एंटरटेनमेंट पर नोमुरा की रिपोर्ट आई है, जहाँ पे उन्होंने लक्ष्य बढ़ा दिया है और मान रहे हैं कि ये सोनी और कॉमकास्ट के साथ जो करार है वो काफ़ी फायदेमंद है सोनी और कॉमकास्ट के लिए। अब उन्होंने जी एंटरटेनमेंट का लक्ष्य 553 से बढ़ाकर 671 तक करार है नहीं, हो सकता है, हो सकता है नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि जो जी एंटरटेनमेंट में स्टेक का प्रमोटर्स को बेचना है उसके लिए सोनी और कॉमकास्ट फिट है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। टारगेट बहुत एग्रेसिव बढ़ा है, 553 से 671। लंबे समय बाद जी एंटरटेनमेंट पे कोई अपग्रेड आया है, लेकिन लगभग 300 रुपये। हाँ, यहाँ से लगभग दुगुने के टारगेट हैं। दुगुने तो नहीं, लेकिन हाँ 50% तो कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर कि जो आपका चहेता चैनल जी बिजनेस आप देख रहे हैं इस वक्त, वो जी मीडिया का हिस्सा है और जी मीडिया SL ग्रुप की कंपनी और जी एंटरटेनमेंट भी, तो प्रोमोटर्स एक ही हैं। तो कोई भी खबर, कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आप देखें तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ज़रूर ध्यान रखें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें या अपनी एडवाइजरी की राय लें अगर किसी तरह का कोई ट्रेड आप जी ग्रुप के स्टॉक्स में करते हैं इस चैनल पर खबर देखकर। तो आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, बिल्कुल शामिल करें, बिल्कुल आइए। तो अविनाश जी हमारे साथ स्टूडियो में, कुणाल जी, राकेश जी दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए शुरुआत, और सिमी जी हमारे साथ कोलकाता से। हाँ, कोलकाता से। तो सिमी जी के साथ शुरुआत की जाए। हाँ, सिमी जी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। सिमी जी गुड मॉर्निंग। आज खरीदारी करनी है? हाँ, ग्रीन सूट है, पूछने की बात ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया। हाँ, ऑप्शन ही मैंने सिर्फ खरीदारी करनी है, बता दीजिए कहाँ करनी है। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, सचमुच आज ग्रीन पहन के आई हूँ खरीदारी करने के लिए। 3 बाई कॉल्स है मेरे तरफ से। एक तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें अच्छा खरीदारी देखा गया था फ्राइडे को, और मुझे लगता है कि ये जो गेन्स था वो आज भी एक्सटेंडेड होगा। 1784, 1790 ये दो टारगेट्स है इंट्राडे के लिहाज से। करंट लेवल पर 1765, 62 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 1755 या 50 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। दूसरा स्टॉक मदरसन सुमी में है। मदरसन सुमी मुझे लगता है कि फ्राइडे का सेशन में बहुत अच्छा रिकवरी, बहुत तेज़ी रिकवरी इसमें देखा गया था। मुझे लग रहा है कि ये आज भी अच्छा करेगा। 147, 150 ये दो टारगेट्स है मेरा। 143, 42 के आसपास करंट लेवल पर खरीदने का सलाह है। 139 या 38 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा स्ट्रिक्टली। और तीसरा स्टॉक मेरा एक बैंक से है, येस बैंक, जिसमें अच्छा क्लोजिंग देखा गया था फ्राइडे का सेशन में। मुझे लगता है कि ये आज भी चल सकता है। 227, 228 का टारगेट है और करंट लेवल पर 221 या 220 के आसपास खरीदने का सलाह है। 218 या 217 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो तीन बाई कॉल है मेरे तरफ से आज। ठीक है, तीनों बाय कॉल HUL, मदरसन सुमी और येस बैंक, इन तीनों पे आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। लेवल्स आप अच्छी तरह से नोट कर लें। अब बंसल जी भी हमारे साथ हैं, कुणाल जी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, सिमी ने अपने आपको ट्रेड्स बताई दिए, अविनाश भी हमारे साथ बॉम्बे स्टूडियो से हैं। अब बंसल जी अपने ट्रेड बताएं, उससे पहले मैं एक जानकारी बंसल जी के बारे में दे दूँ कि वो जा रहे हैं दुबई। हाँ, वो मार्च के पहले हफ्ते में छुट्टी में। हाँ, छुट्टी में। हाँ, तो 3 दिन तो वैसे भी छुट्टी है, 2, 3, 4 तारीख छुट्टी है। तो बंसल 4 तारीख मंडे को भी छुट्टी है, महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि दुबई से। हाँ, दुबई से मनाएंगे बंसल जी। बंसल जी, ये विशेष कारण ऐसा क्यों महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आप दुबई में हैं? नहीं, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। डिम्पी जी, इसका कोई विशेष कारण नहीं है। हॉलीडे को यूज़ करा है, मतलब कि काफ़ी कम होता है कि एक एक्सटेंडेड वीकेंड मिलता है, तो उस एक्सटेंडेड वीकेंड को मैंने और एक्सटेंड करा है। तो सबसे पहले तो डिम्पी जी आपका वेलकम बैक है। आप एक लंबी हॉलीडे से आप भी आ रहे हैं। और डिम्पी जी एक चीज बताना चाहूंगा, आपकी गैर मौजूदगी में, आपकी एब्सेंस में मैंने एक भी सेल कॉल UBL USL पे नहीं दिया। बहुत बढ़िया सर, जियो आप हजारों साल। लेकिन बंसल जी, ये इस बात पे आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए कि डिम्पी जी खुद इतने दिन छुट्टी मना कर आ रहे हैं
और आप छुट्टी का प्लान करें तो उसके ऊपर देखिए सवाल पूछेंगे क्यों दुबई जा रहे हैं। ये चीज़ तो आपको क्वेश्चन मार्क करना चाहिए, लेकिन चूंकि आपका दिल बहुत बड़ा, दिल भी बड़ा थोड़ा हाँ, लेकिन दुबई जाने में एक वो ट्रेवल एडवाइजरी मैं आपको दे दूँ, वहाँ से सोना वोना खरीद के मत लाइएगा। सोना तो आप यहाँ पे जो वो M6 वगैरह पे फ्यूचर में खरीदना वही ठीक है। हाँ, तेल के दाम थोड़े कम करवा दीजिए, वहाँ से आप जा ही रहे हैं दुबई तो। बताइए सर, आज की पिक्स कौन सी है आपकी? अनिल जी, पिक से पहले बताना चाहूँगा अनिल जी, जैसे मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ तो मुझे काफ़ी लोग फीडबैक देते हैं, कहते हैं कि अनिल जी जैसा बॉस ने सबको मिले, दीपाली जी को भी इतनी लंबी छुट्टी दी, डिम्पी जी को भी छुट्टी दी और अब आपको भी छुट्टी दे रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि बाकी बॉसेस जो छुट्टी नहीं देते हैं उनको शायद दिक्कत होगी। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप सब लोग काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप छुट्टी के हकदार हैं, इसलिए मतलब इतना काम करने का अभी तो मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीने तो जितना जमकर काम हमारी टीम ने किया है, दिल्ली से मुंबई शिफ्टिंग, फिर बजट और क्या क्या नहीं किया, तो उसके बाद इनकी छुट्टी बनती है भाई। बिल्कुल, मेरे को तो ऑफिस में रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, इस चक्कर में मैं छुट्टी लेता नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल छुट्टी बनती है। और बंसल जी, आप भी पूरा एंजॉय करके आइए दुबई में, पूरा कोई कोना छोड़ेगा मत दुबई का घूम के। बताइए सर। अनिल जी, एक ही पिक है, HCL टेक को खरीदने की राय है। IT स्पेस में करेक्शन देखने को मिली थी और वहां पे सबसे ज़्यादा करेक्शन TCS में आई थी और सबसे कम करेक्शन विप्रो में आई, उसके बाद HCL टेक में आई। मुझे लगता है HCL टेक में कहीं ना कहीं एक बेस बन चुका है और एक्सपायरी के नजरिए से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। 1038 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 1095 के लक्ष्य के लिए HCL टेक में खरीदारी की राय है। ठीक है, HCL टेक में आप करें खरीदारी। अविनाश जी, आपका भी स्वागत है। आपकी तरफ से आज के कॉल्स कौन सी है? डिम्पी, हमको 2 स्टॉक्स पसंद है। पहला तो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में हमको कजारा सेरामिक्स पसंद है। हमको लग रहा है कि तीसरे तिमाही के बाद होपफुली कंपनी की जो मार्जिन्स में प्रेशर था वो तो निकल ही जाएगा, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है यहाँ पे कोई ना कोई अच्छी इंप्रूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। प्लस जिस प्रकार का GST का कट आया है, अफोर्डेबल हाउसिंग को अगर बूस्ट मिलता है तो जो बिल्डिंग प्रोडक्ट वाली कंपनी है उनको भी डेफिनेटली वॉल्यूम एक्सपांशन में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक 560 का टारगेट लेके एक खरीदने का मौका बनता है। और दूसरा स्टॉक कैपिटल गुड्स में हमको L&T पसंद है। L&T काफ़ी पिट चुका है। जो नेगेटिव्स मार्केट्स ने यहाँ पे फैक्टर की है वो ज़्यादातर उनके बायबैक कैंसिल होने के कारण है। ऑर्डर बुक विजिबिलिटी और ऑर्डर इनफ्लो, हमको लग रहा है ये दोनों ही पैरामीटर्स पे आगे आने वाले चौथे क्वार्टर में भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करेगी। तो यहाँ पे करीबन अगर कोई खरीदता है तो हमको लग रहा है कि अराउंड 6 to 12 मंथ्स में 1400 या 1450 का टारगेट पॉसिबल है। ओके, तो L&T में यहाँ पर खरीदारी अविनाश जी की तरफ से और कजारिया सेरामिक्स से बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ डेवलपमेंट हुए हैं GST काउंसिल में, उनके चलते हुए सीमेंट को फ़ायदा होगा, सेरामिक्स को फ़ायदा होगा, रियल एस्टेट को फ़ायदा होगा। अविनाश जी, कोई रियल एस्टेट कंपनी जहां आपको लगता है कि तेज़ी की जानी चाहिए? मुझे लग रहा है कि अगर सेफ बेट चाहिए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज विल बी बेटर, क्योंकि इनका मॉडल भी काफ़ी सेफ है और मुझे लग रहा है कि इनका जिस प्रकार से इंक्रीजिंगली रिटेल रीच में भी इनकी पहुंच है, तो ये डेफिनेटली एक खरीदने का मौका बन सकता है। मेरे ख्याल से ऑब्रे रियलिटी भी अच्छा है, लेकिन अगर रैंकिंग कहे तो मैं पहले गोदरेज प्रॉपर्टी तो उसके बाद ऑब्रे रियलिटी को मानूंगा। UBS की जो रिपोर्ट आई ना, उसमें जो 4 कंपनीज बताई गई हैं उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का नाम भी है, ओबरॉय का नाम भी है, एक्सेस कैपिटल की भी है यही रिपोर्ट। उन दोनों में ही गोदरेज प्रॉपर्टीज ओबरॉय का नाम आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आज CLSA की जो रिपोर्ट आई है, HDFC बैंक पे खरीदारी की राय 27-30 का टारगेट है। एक बार बंसल जी जरा इसी पे एक बार आपकी भी रिकमेंडेशन, ये HDFC बैंक आज खरीदे, 27-30 का टारगेट है, बड़ा टारगेट। तो देखिए डिम्पी, ये स्टॉक बिल्कुल मेरे रडार पर है। इस स्टॉक में नीचे की तरफ एक अच्छा सपोर्ट है, किसी ने ले रखा है तो डिम्पी मेरा ऐसा मानना है 2080 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। नई खरीदारी के लिए डिम्पी थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि इसमें अनएक्सपेक्टेडली फ्राइडे को एक करेक्शन देखने को मिली थी। हो सकता है इस रिपोर्ट के चलते यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, बट जिसने ले रखा है वो 2080 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे। नई खरीदारी बेहतर होगा 2120 के स्तरों के ऊपर जब ब्रेकआउट लेके सस्टेन करे तो अब एक क्लैरिटी आएगी टेक्निकल पैटर्न के अंदर। नई खरीदारी 2120 के ऊपर करनी चाहिए। ठीक है, कुछ कंडीशंस के साथ अभी खरीदारी तो नहीं करनी है, लेकिन हाँ जिस समय मौका बनेगा सबसे पहले आपको पता लग जाएगा HDFC बैंक में किस समय कहाँ पे खरीदारी करनी है। जय ठक्कर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, गुड मॉर्निंग। आपकी तरफ से आज के ट्रेड कौन से हैं? हाय, गुड मॉर्निंग टू यू डिम्पी, गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। मॉर्निंग सर। वेल मार्केट में जो हिसाब से हमें एक
क्लियर मूव देखने मिला है। एक बॉटम से मैं कहूँगा 10,580-85 के लेवल से जो हिसाब से एक राइज देखने मिली है, क्लियरली अवर्ली चार्ट्स पर मैं कहूँगा एक इम्पल्सिव मूव है जिसे हम 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसके कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट ये वीक भी एंटायरली एक पॉजिटिव वीक होना चाहिए, जिसके लगते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मंथली पॉजिटिव क्लोज हमें देखने मिल सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो सारे ही टायर स्टॉक्स में थोड़ा बहुत नीचे की तरफ से एक अच्छी खरीदी हमें देखने मिली थी और अच्छा एक मोमेंटम बिल्डअप होते हुए नजर आया था। उसमें एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है जिसमें मैं कहूंगा कि एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, और उसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में एब्सोल्युटली डेली वीकली चार्ट्स पर एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने मिला है। करीब 855 के आसपास क्लोज आया था ये स्टॉक का, 835 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे इसे। इनिशियल टारगेट इसका 885 का रहेगा शॉर्ट टर्म में, और अगर वो निकालने में कामयाब होता है तो आई थिंक 900 तक के लेवल्स भी यहाँ पे हमें देखने मिल सकते हैं। और दूसरा एक स्टॉक जो है वो मैं लास्ट टाइम भी रेकमेंड किया था, आई थिंक अभी भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड हमें देखने मिलेगा ही, वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में क्लियरली भी एक अच्छी 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर लेवली चार्ट्स पर देखने मिली और कहीं ना कहीं 230-35 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 215। इंडियन बैंक को भी खरीदना चाहिए। ओके, तो इंडियन बैंक और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये दो हैं स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है। आ चुके हैं कुणाल जी भी अब हमारे साथ स्टूडियो में हैं और दिल्ली में, और कुणाल जी से भी पूछते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। कुणाल जी, राकेश जी ने तो एक ही दी, आपके पास तो ज़्यादा होंगी। अरे जी, राकेश जी से दुगनी पिक्स है मेरे पास और राकेश जी के पास एक है, मेरे पास 2। गजब कर दिया आपने, मतलब एक बढ़ा के दुगना कर दिया। बताइए सर। अनिल जी, 2 खरीदारी की राय हैं। सबसे पहले पिरामल एंटरप्राइजेस जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि फाइनली इसमें एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है, तो पिरामल एंटरप्राइजेस को इन स्तरों पर बाय करें। 2350 रुपए का लक्ष्य रखें और स्टॉप लॉस 2260 रुपए पर यहां पर रखना होगा। तो पिरामल एंटरप्राइजेस बाय की राय है। हमने शुक्रवार के ट्रेड में कई सारे एनबीएफसीज में ब्रेकआउट देखा था, मुझे लगता है कि आज भी इसमें खरीदारी जारी रहेगी। और खरीदारी की राय है बाटा में। अब देखिए, बाटा नो ब्रेनर है, लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह का ब्रेकआउट इसमें कल आते हुए देखा 1300 रुपए के ऊपर, मुझे लगता है कि आज 1340-1350 के लक्ष्य आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस 1290 रुपए पर रखकर बाटा को भी बाय करना है। ठीक है, बाटा में करनी है खरीदारी और पिरामल एंटरप्राइजेस पे करनी है खरीदारी, दोनों के लेवल्स आप नोट कर लें। ये आज के 2 ट्रेड हैं कुणाल जी की तरफ से। अब कुछ खबरों वाले शेयर्स पे आ जाते हैं। विप्रो की तरफ से खबर यह है कि शेयर धारकों ने 1400 करोड़ रुपए के बोनस इशू को मंजूरी दे दी है। सिमी जरा इसके चार्ट देखिए, ये 7 मार्च को कंपनी की रिकॉर्ड डेट भी तय हुई है। ये कितना मजबूत दिख रहा है आपको? टेक्निकली तो डिम्पी ये एकदम बहुत ही मजबूत है। मुझे लगता है कि ये अभी भी चल सकता है। जिन्होंने पहले लिया है और अभी भी बैठा है, मुझे लगता है कि 365-355 ये जो रेंज है ये मेजर सपोर्ट एरिया है और जब तक ये रेंज नहीं टूटता है तब तक इसमें कोई वीकनेस शॉर्ट टर्म के लिए भी पैदा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करके रखना चाहिए। 420 तक का टारगेट तो शॉर्ट टर्म में भी एक्सपेक्टेड है। अगर 420 के आसपास जाके ये उस रेंज को भी क्लियर कर जाता है तो 450 का टारगेट लगा के इसमें बैठना चाहिए। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस के साथ एक हायर टारगेट लेके बैठिए। ठीक है अविनाशी, एसटीसी और एमएमटीसी को लेकर बहुत खबरें थी बीच में कि सरकार इनका विलय भी कर देगी, एक जैसा ही बिजनेस है इन दोनों का, लेकिन आज जो खबर है ना वो बहुत ही नेगेटिव है। सिंडिकेट बैंक ने बकायदा कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की याचिका दायर की है और 625 करोड़ रुपए भुगतान के लिए याचिका दायर की गई है। सरकार का प्लान तो कोसों दूर है, इंसॉल्वेंसी वाला मैटर भी आ गया। तो इन दोनों शेयर में अब करना क्या है? दूर रहना जब तक पूरे मैटर ना सॉल्व हो जाए, एसटीसी और एमएमटीसी? नहीं, मुझे लग रहा है कि डिम्पी ये न्यूज़ फ्लो बहुत ही नेगेटिव है और मेरे ख्याल से जब तक ये न्यूज़ पे कोई क्लैरिटी आती नहीं है तब तक मेरे ख्याल से इसमें कोई फ्रेश निवेश करने की बात आती नहीं। एज इट इज़ हमको लग रहा है कि एमएमटीसी में जो बातें चल रही थी कि एसटीसी और एमएमटीसी का विलय होगा, होपफुली इनका थोड़ा बहुत डाइवर्समेंट भी होगा। अभी ये प्लान्स को डेफिनेटली एक बैक सीट और बैक बर्नर पे रखा जाएगा और ये जो मामला आया है वो डेफिनेटली इनके फिनेंशियल्स पे अगर रिफ्लेक्ट होता है तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इनके कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से दूर रहे। हालांकि ये दोनों ही स्टॉक्स ट्रेडर्स फेवरेट है, काफ़ी वोलेटाइल है, लेकिन इस न्यूज़ फ्लो पे मुझे नहीं लग रहा है कोई बढ़ने की संभावना। इनफैक्ट ये न्यूज़ फ्लो पे शायद थोड़ी सी गिरावट आज मार्केट में शायद देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बीच एक और सरकारी कंपनी BEL, उसने भी एक करार किया है और कुछ सर्विलेंस सिस्टम के लिए करार किया है। एक बार कुणाल जी जरा BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक इसको जरा चेक कीजिए। तो ये 78-83 वाली रेंज है, इसके लिए बहुत टफ रेंज है, पार नहीं होता। बहुत पॉजिटिव खबर है, 83 के ऊपर ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है इसके लिए।
देखिए, अगर चार्ट्स पर देखें डिम्पी और प्रिसाइज लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 77 की एक हर्डल थी और फ्राइडे के ट्रेड में इसने 77 के ऊपर बंदी देने में सफलता प्राप्त की है। तो हो सकता है कि एक बार आपको यहां पर और तेजी बनते हुए दिखे। मेरी राय में एक बार के लिए 83-84 के भाव भी आपको बीएल में आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरी राय में खरीदारी करनी चाहिए और छोटा स्टॉप लॉस 76 हाफ का रखें। ऊपर की ओर मुझे लगता है 83 पहला टारगेट हो। इस बीच एक खबर टाइटन को लेकर बहुत पॉजिटिव है। टाइटन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि FY23 तक हमारा जो लक्ष्य है ज्वेलरी बिक्री का वो 40,000 करोड़ का है। वो ये कह रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपए की हम ज्वेलरी बेच देंगे और उसमें लेके हमको कोई डाउट नहीं है, हमारे माइंड में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। तो बंसल जी जरा आप बताएं टाइटन पे करना क्या है। जब इतना स्ट्रांग बयान आए और शेयर ने तो वैसे भी मजबूती दिखाई है, तो फिर रखे क्या, एक इन्वेस्टर को भी रखना चाहिए। देखिए डिम्पी, इन्वेस्टर के लिए तो स्टॉक बढ़िया है। स्टॉक एक नई टेरिटरी में निकला है और नीचे में 1020 एक इमीडिएट सपोर्ट है और मुझे लगता नहीं है डिम्पी इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट 990 985 के लेवल्स पे आता है और कोई भी करेक्शन पे अगर स्टॉक नीचे मिलता है तो लेना चाहिए। बट जो अभी न्यूज़ आई है, जो अभी थोड़ी देर पहले कवर हुई थी कि ज्वेलर्स को डिपॉजिट लेने पे रोक है, तो डिम्पी उसमें एकमात्र कंपनी जिसको इफेक्ट आएगा टाइटन है, क्योंकि आज की डेट में पब्लिक जो है दूसरे ज्वेलर्स पे तो डिपॉजिट करती नहीं है। इन्हीं की स्कीम्स हैं, कुछ अलग अलग स्कीम्स हैं, तो मुझे लगता है इनको हो सकता है शॉर्ट टर्म में कोई इफेक्ट आए और उस न्यूज़ के चलते अगर ये स्टॉक नीचे में मिलता है तो खरीदना चाहिए। ठीक है, नीचे पे मिले तो खरीदना चाहिए। आज जो खबर का इम्पैक्ट है जो कि डिपॉजिट्स को लेकर आया है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है शुरुआती तौर पर आपको देखने को मिले। शुरुआत से रुकिएगा, लेकिन उसके बाद वैसे ही खरीदने वाला शेयर है। ल्यूपिन सिमेज राइस पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। चार्ट कितना मजबूत है। डायबिटीज़ की एक दवा पर बैन लगा था, वो बैन हाई कोर्ट ने हटा दिया। डिम्पी, एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक थोड़ा बहुत रिकवरी दिखा रहा है। आज 775 780 इस रेंज के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे 800 के आसपास जाके सेटल करने का कोशिश करेगा। 800 से 810 इसका एक नेक्स्ट मेजर पड़ाव है जो कि क्रॉस करने में शायद टाइम लगेगा। तो उस रेंज के ऊपर जाने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, पर एक रैली 800 से 810 तक देखने को मिलना चाहिए। 775 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इस बीच कुछ और खबरें जिस पे लेकर आज खबर है। एक तो रियल एस्टेट को लेकर, वैसे प्रेस्टीज एस्टेट पे एक और खबर भी है, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे रहा हूँ। कंपनी की 25% ऑफिस असेट्स बेचने की योजना भी है। वो ये कह रहे हैं कि इससे करीब करीब हमको जो रेंटल वैल्यू है वो 860 करोड़ से बढ़ाकर 2600 करोड़ का हमारा लक्ष्य भी है और हम 25% अपना हिस्सा बेचना भी चाहते हैं। तो जरा प्रेस्टीज एस्टेट के चार्ट भी चेक करवा लेते हैं। कुणाल जी जरा देखिए, चेक कीजिए प्रेस्टीज एस्टेट। आज शुरुआत में बहुत बड़े गैप के साथ में खुले, तो ले सकते हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि डिम्पी मल्टीपल रेजिस्टेंसेस सामने चार्ट पर दिखाई पड़ती हैं। 223 रुपए एक बड़ी हर्डल है और मुझे लगता है कि 223 रुपए जब पार होगा तभी इसमें आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो स्ट्रक्चर ठीक हुआ है। हाल के दिनों में हमने इसमें एक सपोर्ट बनते हुए, कंसोलिडेशन होते हुए देखा है और आज शायद उसका ब्रेकआउट आते हुए नजर आए, लेकिन 223 पार हो तब भी नहीं खरीद करने की मेरी राय रहेगी। अगर बड़े गैप से खुले तो एक बार के लिए अवॉइड करें, बेहतर है। ठीक है, इस बीच DHFL को लेकर भी फिर से कुछ बयान आ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम अपने NCDs का टाइमली भुगतान कर देंगे। DHFL पे अविनाश जी आपकी कोई सुझाव या रिकमेंडेशन इन स्तरों पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी जिस प्रकार का माहौल है NBFCs में, अभी भी जिस प्रकार की लिक्विडिटी क्रंच है, हमको लग रहा है कि ये बात सही है कि अभी तक DHFL ने कोई डिफ़ॉल्ट किया नहीं है, बट मेरे ख्याल से फ्रेश खरीदारी इसमें करना अभी शायद थोड़ा सा रिस्की रहेगा। मेरे ख्याल से अगर किसी को निवेश करना ही है NBFC, तो मैं समझता हूँ कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वहाँ पे निवेश का एक मौका बन सकता है। प्राइवेट बैंक्स एक अच्छी जगह है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को अच्छी रिस्क रिवॉर्ड मिल सकती है। तो NBFC जैसी स्पेस में अभी भी वॉलेटिलिटी आगे रहेगी। ठीक है, इसके अलावा ये आज जो पर्सनल केयर वाली कंपनीज है, क्या उस पर आपका पॉजिटिव रुख है? इनफैक्ट पर्सनल केयर पे हमको लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या टिपिकली डाबर जैसी कंपनीज देखें, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा निवेश का मौका हो सकता है। ऑलरेडी हमने देखा है कि इमामी के स्टॉक में जिस प्रकार की बढ़त आई है, मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर इमामी कोई खरीदता है तो डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स वॉल्यूम ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे रहेंगे।
ओके तो ये तमाम स्टॉक्स है जहाँ पर एक्शन है, लेकिन एक्शन ढेर सारे स्टॉक्स में भी हैं जहाँ पर फंड की तरफ से भी है, प्रोमोटर्स की तरफ से भी है, कुछ न कुछ खबरें भी है। पूजा हमारे साथ है बाकी बचे हुए स्टॉक्स बताने के लिए, यहाँ खबरों के दम पर आज एक्शन दिखेगा। बताएं पूजा। जी, काफ़ी सारे फंड एक्शन भी देखने को मिले हैं। स्ट्राइड्स फार्मा में प्रमोटर की तरफ से बिकवाली हुई है 5 लाख शेयर्स की, और जो हिस्सेदारी बैठती है करीब 0.5% हिस्सेदारी बैठती है। और इसके सामने लाइफसेल इंटरनेशनल ने ये शेयर्स खरीदे, करीब 423 रुपये प्रति शेयर पर ये खरीदारी हुई है। तो स्ट्राइड्स फार्मा में एक सौदा हुआ जिसके चलते आज फोकस में रहेगा। सुप्रजीत इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी नजर रखिए। स्टीवर्ट इन्वेस्टर्स एशिया पैसिफिक ने कंपनी के करीब 16 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और उसके सामने स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने कंपनी के करीब 30 लाख शेयर्स की बिकवाली यहाँ पर हुई है 198 रुपये प्रति शेयर पर। तो ये भी एक ब्लॉक डील हुई है जिसके चलते आज सुप्रजीत इंजीनियरिंग पर भी नजर रखिए। इसके अलावा प्रमोटर्स की तरफ से भी कुछ खरीदारी और बिकवाली हुई है। शुरुआत करते हैं दीपक फर्टिलाइजर्स से, जहाँ पर कि प्रमोटर्स ने 20 फरवरी को करीब 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के। अपोलो टायर्स पर भी नजर रखिए, यहाँ पर प्रमोटर्स ने 21 फरवरी को 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के। जेबी केमिकल्स एंड फार्मा में बिकवाली हुई है प्रमोटर्स की तरफ से, जिसमें कि 21 फरवरी को प्रमोटर्स ने करीब 30,200 शेयर्स बेचे हैं। और आखिर में बात करते हैं वाटर बेस की, यहाँ पर भी प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है। 19 से 20 फरवरी के बीच प्रमोटर्स ने करीब 33,000 शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के। इस बीच प्रमोटर एक्शन काफ़ी देखने को मिल रहा है, और इन सभी प्रमोटर जहाँ भी एक्शन हुआ है इन सभी कंपनीज पे राय लें। एक खबर और भी है सिस्टम में जिसका इम्पैक्ट आज थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, वो है मोतीलाल ओसवाल और इंडिया इन्फोलाइन को लेकर जो बयान आया। सेबी ने कहा है कि कमोडिटीज डेरिवेटिव्स में कुछ गड़बड़ हुई NSCL के मामले को लेकर, तो इन दोनों कंपनीज का वायदा कारोबार बंद कर दिया गया है कमोडिटीज का, और ये बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। और उस लिहाज से दोनों स्टॉक पर तो असर आएगा ही, जो दोनों लिस्टेड है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और IIFL होल्डिंग। लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली NSCL के जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि जिस समय NSCL के अंदर काम हुआ था उस समय सेबी का रेगुलेटर नहीं था, FMC था, बाद में इसका रेगुलेटर बनाया FMC था, और FMC को बाद में सेबी के साथ मर्ज कर दिया गया। कमोडिटी और इक्विटी दोनों मार्केट का रेगुलेटर सेबी को बना दिया गया है। तो अब ये है कि अब इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें ये जो हो सकती है वो ये कि अगर इनमें और ऑर्डर में ये भी साफ लिखा है कि और भी कई ब्रोकर्स पे जांच चल रही है और उस पर कुछ आने वाले समय में कुछ और एक्शन हो सकता है। अब पॉइंट ये कि क्या ये एक्शन सिर्फ कमोडिटी तक रहेगा, क्योंकि रेगुलेटर सेम है, और अगर कमोडिटीज़ के कारोबार करने के लिए फिट और प्रॉपर नहीं है तो फिर क्या इक्विटी के लिए हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। ये तो चलिए ब्रोकर के एंगल से, लेकिन दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मिसिंग है अभी भी, वो ये कि अल्टीमेटली जो NSCL के इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पैसा कब और कैसे मिलेगा, ये किसी को नहीं पता अभी भी। तो आप कितने ही एक्शन किसी पर भी ले लें, ब्रोकर पर ले लें, एक्सचेंज पर ले लें, एक्सचेंज के प्रोमोटर्स पर ले लें, बोरोवर्स पर ले लें, लेकिन पैसा कहाँ है और अब तक आया नहीं। और कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ 5-5 साल तक तो गोडाउन में रह नहीं सकती, बिल्कुल, जो बिक गई होंगी, नहीं तो ख़राब हो गएंगे। तो पैसा जब तक रिकवर होकर इन्वेस्टर्स को न मिले, फ़ायदा नहीं। क्या कहेंगे अविनाश जी? नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपने रेस की कि जो पैसा इन्वेस्टर्स का गया है वहाँ पे अभी तक कोई सिग्नल नहीं है कि इनको इन्वेस्टर्स को कैसे भरपाई मिलेगी। ओवरऑल डेफिनेटली ये न्यूज़ फ्लो तो नेगेटिव है, बट आई थिंक जो मेन इशू है उसको अभी तक कोई सोल्यूशन सॉल्व नहीं हुआ है, और आसपास में दिख भी नहीं रहा। बिल्कुल, मतलब 50 एक्शन हो गए, अरेस्ट हो गई, लाइसेंस कैंसिल हो गए, सब कुछ हो गया, रेगुलेटर बदल गए, ब्रोकर पर भी एक्शन हो गया, वैसा हाल है। मतलब ये कहते हैं सबसे पहले एक्शन एक तरह से नुकसान वाला होता है, वो इन्वेस्टर से शुरू होता है, इन्वेस्टर से शुरू होकर एक्सचेंज के ऑफिशियल्स, एक्सचेंज के प्रमोटर के बाद ब्रोकर, सब पर हो गया, पैसा किसी को नहीं मिला। पैसा किसी को नहीं मिला। ठीक है, तो ये खबर इंपॉर्टेंट है। एक बार मोतीलाल ओसवाल के और इंडिया इन्फोलाइन के चार्ट भी चेक करवा लेते हैं। बंसल जी जरा देखिए, तो बहुत ज़्यादा गैप के साथ खुले तब कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी या फिर एक बार छोड़ दिया जाए, इसको एक बार सेटल होने जाने दें इस खबर को, उसके बाद देखेंगे क्या करना है इसमें। देखिए डिम्पी, यहाँ पर ऑलरेडी टेक्निकल रुझान खराब है। स्टॉक दोनों इंडिया इन्फोलाइन और मोतीलाल ओसवाल दोनों लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बना रहे हैं, और डिम्पी नीचे खुले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी तरह की बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए, नई एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, नई खरीदारी इन दोनों स्टॉक्स में नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके का रुझान है उछाल पर, इन दोनों स्टॉक्स में कभी आगे चल के उछाल देखने को मिलता है, तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, निकलने की कोशिश करें बजाय खरीदारी करने की, यह है राय। अदानी पोर्ट एक और स्टॉक है जिस पर जय आपसे राय लेना चाहता हूं। CLSA की रिपोर्ट है 475 रुपये के टारगेट के साथ में, और साथ ही JP मॉर्गन ने 430 रुपये का लक्ष्य दिया। चार्ट्स में कुछ दम है या नहीं?
चार्ट्स तो काफ़ी पॉजिटिव है अनिल जी। मैं कहूँगा कि जो हिसाब से ये स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी हमें देखने मिली है, और मैं कहूँगा कि वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे रहे वो रिकवरी में, और हाई टॉप्स हाई बॉटम कंफर्म किए वॉल्यूम्स के साथ। एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट इनफैक्ट मैं कहूँगा ये स्टॉक में देखने मिला है। अच्छा सपोर्ट है ऑन द लोअर साइड, मैं कहूँगा अडानी पोर्ट्स में ऑन द लोअर साइड कहीं ना कहीं 340 के आसपास पोजिशनली अनिल जी 340 का स्टॉप लॉस लगाकर आई थिंक होल्ड करे स्टॉक को। ऊपर में एटलीस्ट बाउंस में शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका जो प्रीवियस स्विंग टॉप है अराउंड 375 वहां तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए एक और स्टॉक है सिमी। जरा इसके चार्ट्स देखिए, एसटीसी, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है इस स्टॉक को लेकर, और अगर ये आज फिर नीचे के 10% के सर्किट पर खुल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। सरकारी कंपनी, लेकिन सिंडिकेट बैंक ने इन पर 625 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है और कहा कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है एक तरफ से, पैसे नहीं दे पाई। यही कह रहे हैं कि यही प्रॉब्लम है। अब सरकार का जो मर्जर वाला था वो तो कोसों दूर चला गया, पीछे हो गया। तो ये मामला सीरियस हो गया, सीरियस है। तो इसके लिए अब अहम सपोर्ट लेवल कहाँ दिखते हैं एसटीसी के लिए? अनिल जी, चार्ट तो काफ़ी ख़राब है। लॉन्ग टर्म चार्ट में कोई दम नहीं है, एकदम ट्रेंड डाउन ट्रेंड मेंटेन करता हुआ स्टॉक नीचे आ रहा है। अगर आज गैप से खुलता है, 110 के नीचे खुलता है, तो इसका डाउन साइड और मतलब देखने को मिलेगा। मेजर जो सपोर्ट है 100 से 98 के बीच में है। अगर 98 का लेवल टूट गया तब मानो इसमें तो बहुत ख़राब मतलब बहुत ही वीकनेस देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो 100 से 98 का ही लेवल मैं देख रही हूँ, क्योंकि 98 इसका लास्ट वीक का ही लो था। तो वो लो अगर टूट जाएगा तो सारे स्ट्रक्चर जो है, जो भी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है चार्ट पर, वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। हो सकता है ये 85-86 के आसपास आके सेटल करे। तो पहला टारगेट 100 के आसपास ही होना चाहिए, 100 से 98। ओके, तो ये आपके लिए राय है। लेकिन इस बीच जय, जरा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर राय दीजिए। कहीं कोई ऊपर में बिकवाली का है या आपको खरीदारी का मौका दिखता है? क्योंकि कच्चा तेल 67 के आसपास अभी भी बना हुआ है, नीचे नहीं आ रहा है। रुपया ठीक ठाक है, बहुत मजबूत नहीं हो रहा है, बहुत कमज़ोर नहीं हो रहा है। कोई ट्रेड बनता है किसी में, HPBP या IOC में? खरीदने का इनफैक्ट मैं तो कहूँगा अनिल जी मौका बन रहा है, बिकॉज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो OMCs में एक अच्छा मूव देखने मिला था, और खासकर एक स्टॉक है BPCL, उसमें तो टेक्निकली भी मैं कहूँगा कि एक अच्छा हमें एक रिवर्सल देखने मिला है, एक अच्छा बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे इंडिकेटर्स में एब्सोल्युटली एक बाय क्रॉस ओवर देखने मिला है। BPCL में लगभग ऑन दी अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज में इनफैक्ट ये वीक में लगभग 355 से 360 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे 339 का। सो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 339, 355, 360 के लिए BPCL बाई किया जा सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए BPCL पर खरीदारी करने के लिए आज से तेजी कर सकते हैं।